अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का जो वन शॉट लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 14 है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। अच्छा, मेरा जहाँ तक ये ख्याल है कि अगर मैं आपको वन शॉट लेक्चर सीरीज़ अपने पास से एज इन द फॉर्म ऑफ रिटन नोट्स अगर मैं करवाऊँ तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर आपको समझ आएगा। बट जहाँ तक मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े हैं तो उसमें यही बात आ रही है कि मैम आप बुक रीडिंग करवाते फिज़िक्स की। तो अब जैसे कि आप लोगों की जो मर्ज़ी है, फिर ज़ाहिर सी बात है उसी को लेकर चलेंगे। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा है कि फिर मैं मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है वो बुक रीडिंग से आप लोगों का कवर करवा दूँ, ठीक है। लेकिन मेरे ख़्याल से बेटर ये था कि अगर मैं उसको ख़ुद नोट डाउन करके उसमें एसटीवी के तो सारे पॉइंट होते ही होते हैं, साथ एफटीबी और पीटीबी के भी कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं उसके अंदर शामिल करती हूँ जो चांसेस होते हैं कि वो एमडीकेट के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, पास पेपर्स को देखते हुए। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है जिस तरह बच्चों की ख्वाहिश है कि अगर आप बुक रीडिंग करवा दें तो फिर अब ज़ाहिर सी बात है मैं जो हूँ वो बुक रीडिंग ही करवा लूँगी, ठीक है। वैसे आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग क्या चाह रहे हैं कि बुक रीडिंग हो या फिर वैसे ही जैसे वर्क पावर एनर्जी का मैंने ख़ुद से बनाकर एक लेक्चर अपलोड किया है वो हो, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे जिस तरीके से कमेंट्स आएंगे तो उसी हिसाब से फिर जो है मैं वीडियो बनाऊँगी। अच्छा, एज़ यूजुअल लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर मेरे चैनल मेडिको बरहानी को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं तकरीबन हर दिन या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो वन शॉट लेक्चर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ फॉर ऑल एमडीकेट एंड एफएससी स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर के ऊपर कर रहे हैं। It has been known for centuries that a magnet exerts force on another मैग्नेट फ्रॉम अ डिस्टेंस। ये तो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि एक मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट के ऊपर किसी डिस्टेंस में वो रखे हुए हों तो वो दोनों एक दूसरे पर जो है वो कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। यही फिनोमेना हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ भी है कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रखा है किसी डिस्टेंस पे तो वो एक दूसरे पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और यही हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मटेरियल पार्टिकल्स, जो भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं दुनिया में, जो भी हमारे पास पार्टिकल हैं वो भी एक दूसरे पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करें। ये सारी बातें आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं। तो उसी तरीके से दो मैग्नेट्स भी आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वो फोर्स जो वो अप्लाई कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। अब जो है हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि इन 1819 क्रिश्चियन ऑस्ट्रोड प्रोफेसर एट फिजिक्स discovered that a pivoted magnet needle is deflected from its north-south direction when even a current bearing wire is held parallel to it as if the current behaves as a magnet। कह रहे हैं कि ये जो क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट थे, इन्होंने 1819 के अंदर, ये प्रोफेसर थे फिजिक्स के, इन्होंने ये डिस्कवर किया दैट अगर मैग्नेट निडल कि अगर कोई मैग्नेट निडल डिफ्लेक्ट हो रही है, किधर डिफ्लेक्ट हो रही है, नॉर्मली जैसे नॉर्मली नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ठीक है ना। निडल अगर उसको मैग्नेट जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। कह रहे हैं कि अगर उसकी नॉर्मल डायरेक्शन हो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन व्हेन इवन अ करंट बेयरिंग वायर इज हेल्ड पैरेलल टू इट एज इफ द करंट बिहेव्स एज अ मैग्नेट। और जो करंट जिसकी एक वायर है जिसके अंदर करंट है वो उसके पैरेलल रखी हुई है, तो वो जो है वो निडल जो है वो एज अ मैग्नेट जो है वो बिहेव करेगी और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो मूव कर जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवा रहा है। वो जो करंट बेयरिंग वायर है जो कि पैरेलल रखी हुई है वो उस उधर निडल के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनवा रही है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कर रही है, ठीक है। फिर कह रहे हैं द फोर्स दैट एक्ट ऑन अ मैग्नेटिक नीडल कैन बी डिस्क्राइब बाय विजुअलाइजिंग द नीडल एज बीइंग सिचुएटेड इन द फील्ड क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट्स थ्रू कंडक्टर्स और मैग्नेट। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्शन। कह रहे हैं कि अब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन को जो है वो इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। अब उसको हमने कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है? अगर हम उस निडल को देखते हैं जो कि एक जो करंट बेयरिंग वायर है उसके नीचे रखी हुई है, अगर हम उस निडल को देखते हैं तो उस निडल को विजुलाइज करने पे, उसको देखने पे हमें नज़र आएगा एक इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट, ठीक है ना। एक मैग्नेटिक जो हमारे पास निडल है वो एज अ मैग्नेट जो है वो बिहेव कर रही होगी, तो उसके साइड पर जो भी फील्ड्स होंगी उस निडल के आसपास जो भी फील्ड होगी उसको हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देंगे, ठीक है। यही बात लिखिए कि फोर्स दैट एक्ट ऑन अ मैग्नेटिक निडल कैन बी डिस्क्राइब, वो फोर्स जो कि उस मैग्नेटिक निडल पर एक्ट कर रही है वो कौन सी फोर्स है? वो करंट की फोर्स है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं
अगर हम निडल को देखें तो वो सिचुएटेड है इन द फील्ड क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। वो फील्ड जो कि इलेक्ट्रिक करंट ने बनाई है उसके अंदर जो है वो निडल जो है वो सिचुएटेड है, वो वहाँ पर है थ्रू द कंडक्टर मैग्नेट्स, और वो जो है वो एज अ मैग्नेट जो है वो बिहेव कर रही है। अच्छा, फिर 1820 में क्या हुआ, यहाँ तक तो हमने ये चीज़ पढ़ी कि करंट कैसे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे। अच्छा, अभी हम आगे इसके सारे फिनोमेना पढ़ेंगे कि 1820 में जो एम्पियर था उसने ऑब्जर्व किया था टू करंट बेयरिंग कंडक्टर्स एक्सर्ट फोर्स। उसने क्या देखा कि दो जो है वो दोनों के अंदर दो कंडक्टर्स हैं और दोनों के अंदर जो है वो करंट है और वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड सजेस्टेड दैट द मैग्नेटिक कंडीशन ऑफ मैग्नेट इज कॉज्ड बाय करंट्स। और उसने क्या कहा कि जो दो मैग्नेट्स हैं उनकी जो मैग्नेटिक कंडीशन है, यानी कि जो उनकी प्रॉपर्टी है बीइंग अ मैग्नेट, वो किस वजह से हो रही है, ड्यू टू द करंट विद इन द बॉडी ऑफ मैग्नेट। जो मैग्नेट्स की बॉडी के अंदर जो करंट्स हैं उनकी वजह से वो आपस में एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम दे रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स का नाम दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं दीज करंट्स में नाउ बी आइडेंटिफाइड विद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अब इस करंट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में मोशन मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उसी मोशन में उसी डायरेक्शन में हमारे पास एक्चुअली करंट मूव करेगा किसी भी एटम के अंदर। ठीक है, जो चीज़ समझना है बच्चों उसको वापस से जो है वो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आपको बुक रीडिंग करवा रही हूँ तो फिर आपका ये फ़र्ज़ है कि अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप उसको सही से समझें। सिर्फ ऐसे इस लेक्चर को देखने से काम नहीं बनेगा, उसको नोट करें, उस पॉइंट्स को लिखें ताकि आपको ये चैप्टर जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट इसलिए नहीं करी क्योंकि वन शॉट लेक्चर है और मुझे जल्दी जल्दी जो है वो इसको कवर करवाना है। अच्छा, कह रहे हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज आर एट रेस्ट द एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन ऑन ईच अदर। अगर तो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जैसे हम पॉजिटिव ही एज्यूम करेंगे, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है और वो रेस्ट पर है यानी कि वो मूव नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उस चार्ज को ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, या तो हो सकता है कि इसके साथ जो नेगेटिव हो या फिर वो पॉजिटिव हो। अगर तो नेगेटिव है तो रिपल्जन होगी, पॉजिटिव है तो हमारे पास अट्रैक्शन होगी। कहने कि अगर वो जो हमारे पास रिपल्जन या अट्रैक्शन की जो फोर्स है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम देते हैं ना, दो चार्जेस के बिटवीन दो जो होती है फोर्स, कह रहे हैं तो अगर तो हमारे पास चार्ज है वो रेस्ट पर है तो वो जो फोर्स वो एक दूसरे पर अप्लाई करेंगे, दे एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन ऑन ईच अदर। तो एक फोर्स वो एक दूसरे पे अप्लाई करेंगे जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और व्हेन द चार्ज इन मोशन, और जब वो चार्ज मोशन में आ जाए, हरकत करना स्टार्ट हो जाए, दे स्टिल एक्सर्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वो एक दूसरे पे लगा ही रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, या तो रिपल्जन की, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपल्जन की फोर्स करेंगे, और अगर यहाँ नेगेटिव हो जाएगा तो अट्रैक्शन की फोर्स होगी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अप्लाई कर ही कर रहे हैं मोशन के, लेकिन जब वो मोशन में होंगे तो साथ साथ वो मैग्नेटिक फोर्स भी उनमें देखी जाएगी। ठीक है, फिर से इस चीज़ को वापस से रिपीट कर देती हूँ। देखें, कह रहे हैं कि हमारे पास अगर एक एज्यूम करें आपके पास एक चार्ज है प्लस और एक चार्ज है माइनस, एक चार्ज है प्लस और एक चार्ज है प्लस। अब कह रहे हैं कि इनके बीच में जो फोर्स है वो रिपल्जन की फोर्स है, प्लस माइनस, अच्छा इसके बीच में अट्रैक्शन की फोर्स है, सॉरी, और इसके बीच में रिपल्जन की फोर्स है। प्लस प्लस की रिपल्जन होती है ना, प्लस माइनस की अट्रैक्शन होती है। इन दोनों फोर्सेस को, एडिशन और रिपल्जन की फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कह रहे हैं कि ये जब चार्जेस रेस्ट पर होंगे तो इनकी जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन जब ये रेस्ट नहीं बल्कि ये मोशन में होंगे, ये मूव कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होगी, लेकिन उसके साथ हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स भी होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। फिर कह रहे हैं आइसोलेटेड मूविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अगर तो चार्ज आइसोलेट है लेकिन वो मूव कर रहे हैं, आइसोलेटेड मूविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वही बात कह रहे हैं, जब मूविंग चार्ज होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और खाली अगर रेस्ट पर होगा चार्ज तो उसके अंदर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस ओनली मैग्नेटिक फील्ड because the electric field of moving electron is neutralized by the field of fixed proton in the conductor। कह रहे हैं but the electric current through a conductor produce only a magnetic field। लेकिन वो कंडक्टर जो कि खाली मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का क्या बताया जा रहा है कि बट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस ओनली अ मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक करंट होगा
थ्रू अ कंडक्टर, जो कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा है, उधर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस हो रही है। अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर एक निडल ऊपर रखी होगी और उसके ऊपर जो है वो करंट बेरिंग वायर रखी होगी, तो निडल नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बात कहना है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसी कंडक्टर के ऊपर अफेक्ट कर रहा होगा, किसी कंडक्टर के थ्रू गुजर रहा होगा, तो उधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। बिकॉज क्यों होगी? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी वहाँ प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस नहीं होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास कैसे प्रोड्यूस हो रही है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वहाँ पर प्रोटॉन भी है, तो वो एक दूसरे को जो है वो कैंसिल कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो फोर्स जो है वो हमारे पास किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमारे पास किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो उसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है हमारे पास उसमें मैग्नेटिक द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू, चार्ज जो है हमारे पास क्यू उसका मैग्नीट्यूड, स्पीड ऑफ मूविंग चार्ज यानी कि v, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन यानी कि b। इन 3 चीज़ों पर जो है वो फोर्स मूव करती है। कौन सी फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ये फोर्स है असल में ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट असल में होता है क्या है? वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है the direction of force is perpendicular to the both direction of motion of charge and the direction of B by the cross product rule। कह रहे हैं कि जो हमारे पास ये फोर्स है, अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होगी, मतलब 90 डिग्री एंगल पर होगी। 90 डिग्री एंगल यहाँ से अगर आप इस तस्वीर को देखें ना तो आपको क्लियर होगा। अच्छा, ये फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होगी टू द B एंड द मोशन ऑफ द चार्ज। जो हमारे पास V है ना, V और B, इन दोनों के जो है हमारे पास ये फोर्स परपेंडिकुलर होगी, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक और बात की गई है कि फोर्स जीरो भी होगी। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो जीरो भी होगी। वो जीरो किस पॉइंट पे होगी? जब हमारे पास चार्ज जो है वो स्टेशनरी हो जाएगा। जब चार्ज स्टेशनरी होगा तो फोर्स हमारे पास जीरो हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, या फिर जो चार्ज है वो मूव करे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ बी, जिस साइड पे बी है उधर ही मूव करे, यानी कि बी क्या था हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। तो जहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है, अगर तो वहाँ पर मूविंग चार्ज है वो मूव कर रहा है, तब भी हमारे पास फोर्स जीरो हो जाएगी। या फिर हमारे पास चार्ज स्टेशनरी है, वो मूव ही नहीं कर रहा, तब भी हमारे पास फोर्स जीरो हो जाएगी। इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। अच्छा, तो बच्चों अब जो मैंने आप लोगों को अभी जो लेक्चर बुक से रीड करवाया है, वही चीज़ मैंने मतलब कि ख़ुद अपने नोट्स में लिखी हुई है, और ये पॉइंट्स एसटीवी के साथ साथ इसमें पीटीवी और एफटीवी की भी पॉइंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, जो मैंने ख़ुद लिखी हुई है, तो अब मैं आपको इससे भी पढ़ा रही हूँ। ठीक है ना, ये चैप्टर मैंने इसलिए इस तरीके से अपलोड किया है क्योंकि कुछ बच्चे मुझे कह रहे हैं कि मिस आप बुक रीडिंग करवाएँ, और कुछ कह रहे हैं कि मिस जो आपके नोट्स हैं MD कैट के जो आपने ख़ुद बनाए हैं एसटीवी पीटीवी के साथ, उससे हमें जो है वो समझाएं और उससे हमें रीडिंग करवाएं। तो अब मैं आप लोगों के सामने पहले मैंने बुक रीडिंग करवा दी, और अब वही बात मैं आपको नोट से समझा रही हूँ। तो अब आप देख लें कि कौन सा इजी और कौन सा आप लोग के लिए इजी नहीं है। मुझे कमेंट में बताइएगा लाजमी तौर पर, अगर आपको बुक रीडिंग करवानी है या फिर आपको इस तरीके से नोट्स करने हैं। ठीक है, वही बात जो बुक में लिखी है वही यहाँ पर लिखी है, बस ईजी लफ्ज़ों में लिखी है, सिर्फ ये फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा, जब भी हम मैग्नेटिज़्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, इनमें से किसी का भी बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो एक चीज़ जो हमारे जहन में होनी चाहिए कि हमेशा स्टैंडर्ड चार्ज पॉजिटिव होगा। यानी हम जहाँ भी कोई भी चार्ज अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर ये चार्ज है, वो चार्ज पॉजिटिव होगा। इस चीज़ को आप अपने जहन में बिठा लें। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखें एक और बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो क्या? 2 चीज़ें। जब भी चार्ज रेस्ट पर होगा, कोई मोशन नहीं कर रहा, वो रेस्ट पर है, तो उसके इर्द गिर्द जो फील्ड होगी उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे। वापस से रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई चार्ज रेस्ट पर होगा तो उसके दरमियान जो भी उसके आसपास जो भी फील्ड होगी उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे। और जब कोई चार्ज मोशन कर रहा होगा, कोई मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, तो उसके आसपास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जो चार्ज रेस्ट में है उसके आसपास फील्ड खाली इलेक्ट्रिक है, उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, लेकिन जहां उसने मोशन करना स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई। अब यही बात अगर आप लोग याद करें तो अभी जो मैंने आपको बुक का लेक्चर दिखाया उसमें इतनी लंबी चौड़ी करके जो है वो यही बात जो है वो लिखी हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने जस्ट एक लाइन में आप लोग को वही चीज़ समझा दी। अच्छा जी, फिर आगे हम लोग आते हैं इस पर। ये आपको डॉट दिख रहा है,
और ये आपको क्रॉस दिख रहा है। कई बार एमडी कैट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रॉस डॉट दे दिया जाता है और फिर आपसे उसके मुतालिक सवाल किया जाता है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, तो वो हम लोग जो है ना वो समझते हैं। तो देखिए, जब भी हमसे इस तरीके का डॉट नज़र आएगा तो हम इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ये हमसे बात हो रही है चार्ज आउटवर्ड, चार्ज जो है वो बाहर की तरफ है। और जब भी इस तरीके से क्रॉस का निशान आएगा मतलब चार्ज इनवर्ड है, अंदर जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी बात, जब भी ये क्रॉस है और चार्ज अंदर जा रहा है तो इसकी मूवमेंट अगर आपसे पूछें क्या होगी तो हमेशा क्लॉकवाइज होगी। सही है, ये चीज़ याद रखनी है। जब भी क्रॉस होगा चार्ज अंदर जा रहा है और मूवमेंट क्लॉकवाइज है। जब भी डॉट होगा तो चार्ज आउटसाइड है, मूविंग एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का एक और नाम है काउंटर क्लॉकवाइज। ये चीज़ ना आपकी बुक के अगले पेज में लिखी हुई थी, लेकिन आप देखिए मैंने आपको अगला पेज भी इसलिए करवा दिया। कितनी देर में? सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में। ठीक है, मेरे ख़्याल से ये नोट्स ज़्यादा बेहतर है फ़िज़िक्स की बुक रीडिंग। देखिए, आप केमिस्ट्री की बुक रीडिंग कर सकते हैं, आप बायो की बुक रीडिंग कर सकते हैं। उसमें आप वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन समझ के उसको अच्छे से अज्यूम कर सकते हैं, उसको आप लोग जो है वो याद भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक फ़िज़िक्स की बुक रीडिंग की बात है तो मेरे ख़्याल से इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप उसकी बुक रीडिंग करें। उससे अच्छा ये है, क्योंकि उसमें एक पेज में ना एक बात होती है खाली, लेकिन वो बस उसको लंबी की भी होती है। तो मेरे ख़्याल से बेटर ये है कि आप इससे समझें। जो मेरे नोट्स हैं ये वही चीज़ है जो बुक में लिखी है, बट बुक का जो एक पेज है उसको समराइज़ करके मैंने 2 लाइनों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा बेटर है। बाकी आप देख लें, जितने मुझे जिस हिसाब से कमेंट आएंगे, जितने वोट ज़्यादा आएंगे, इंशाल्लाह ताला फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर जो फिज़िक्स का अपलोड करूँगी वो उसी तरीके से करूँगी। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं बुक से ही रीडिंग करवाऊँ तो फिर मैं बुक से ही करवा लूँगी, और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं अपने नोट्स से आप लोगों को जो मैंने अभी बनाए हैं इन्हीं नोट्स से मैं आप लोगों को करवाऊँ, तो फिर मैं नोट्स बना के फिर आपको जो है वो करवा दूँ। ठीक है, अच्छा जी, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी हमसे बोला जाए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलती है? राइट हैंड रूल से। हमेशा याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से पता चलती है, और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता चलती है। दोनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे बोला जाए मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जब भी आपसे कहा जाए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, तो राइट हैंड रूल। अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अभी हमने पीछे बात करी कि जब भी कोई चार्ज रेस्ट पर होगा तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन एक और बात भी आप याद रखिएगा कि ऐसा कौन सा केस है कि जब हमारे पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी। देखिए, हमने 2 बातें की ना। एक बात तो हमने यही करी कि जब भी हमारे पास एक चार्ज रेस्ट पर है तो उसके पास खाली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बात हमने की। फिर हमने कहा जब भी कोई चार्ज मोशन में है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस कौन सी है? मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गई, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक भी हो गई। अब वो कौन सा केस है जिसमें खाली मैग्नेटिक फील्ड होती है? तो वो अब केस कौन सा है? करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि आपको बहुत लंबा करके बुक में लिखा हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर, जो मैं आपको जो हूँ आज शॉर्ट में समझाती हूँ। अच्छा, उस लंबे से पेज में बात क्या की गई है काम की? वो बात सिर्फ इतनी है कि जब करंट को किसी कंडक्टर से गुजारा जाता है उसके अराउंड सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, जब भी हम ये हमारे पास कोई एक जो है वो कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है और इसमें से हमने करंट को गुजारा। जब भी हम किसी कंडक्टर में से करंट को गुजारेंगे तो जो फील्ड उसके अराउंड होगी वो जस्ट मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए नहीं होगी, कंडक्टर के पास कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ प्रोटॉन होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से खाली और खाली मैग्नेटिक फील्ड बचती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। ठीक है, इतनी सी बात समराइज़ करके मैंने आपको समझा दी और उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा सारा का सारा कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, फिर हम आते हैं कुछ केसेस पर। ये केस मैंने बुक से रीड नहीं करवाए थे, नेक्स्ट पेज पर थे, बहुत लंबा और हो रहा था लेक्चर, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसी से समझा देती हूँ। केस 1, हमारे पास है 2 कंडक्टर्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है और करंट सेम डायरेक्शन में। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार आया हुआ है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें एमडी कैट की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर की। ये 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एमडी कैट 2024 में इनमें से कोई एक सवाल लाजमी आएगा, गारंटी है ये मेरी। लिखा है कि 2 कंडक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये 2 कंडक्टर्स हैं, ये इधर है, ये इधर है, ये भी एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है। ये इस साइड पर है एंटी क्लॉकवाइज और ये जो है वो हमारे पास क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, ये 2 हमारे पास कंडक्टर है जो कि आपस में पैरेलल हैं।
बोला क्या जा रहा है कि वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी दो कंडक्टर्स पैरेलल में मौजूद हों और उनकी डायरेक्शन सेम हो, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जब डायरेक्शन उनकी डिफरेंट होते हैं कि हम ये यूँ जा रहे हैं और ये यूँ जा रहे हैं, इनकी डायरेक्शन चेंज है ना, तो जब भी हमारे पास डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, चेंज होगी, तो वो रिपेल करेंगे। जब भी डायरेक्शन सेम होगी तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अपने पास कहीं ये चीज़ नोट करें, मैं आपको बता रही हूँ MCQ से, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या MCQ से कि जब आपसे पूछा जाए कि दो कंडक्टर हैं, उनको आपस में पैरेलल में रखा हुआ है, उनमें से करंट गुजारा जा रहा है, करंट सेम डायरेक्शन में गुजारा जा रहा है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। करंट डिफरेंट डायरेक्शन में गुजारा जाएगा, ऑपोजिट गुजारा जाएगा, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स की सूरत में लिखा है, इफ़ करंट सेम, वही बात, अगर तो करंट सेम होगा, दोनों की करंट की डायरेक्शन सेम है पैरेलल कंडक्टर्स में, तो हमारे पास वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जब भी हमारे पास करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने अभी फ़िलहाल लेक्चर दिया है इस चैप्टर का। और इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग मुझे कहेंगे कि मैम आप बुक से रीडिंग करवाएं, तो फिर मैं बुक की तरफ ही आ जाऊँगी। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं ख़ुद अपने नोट्स बनाकर उससे आपको प्रैक्टिस करवाऊँ, तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं इसको फर्दर जो है वो लेक्चर को कंप्लीट करके कल ही इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। तो आज लाजमी मुझे कमेंट करके जिस चीज़ के ज़्यादा कमेंट होंगे उसी हिसाब से फिर मैं अनाउंस कर दूँगी, और उसी हिसाब से फिर जो है वो मैं वीडियो लेक्चर कल से ही इंशाल्लाह ताला बनाना स्टार्ट कर दूँगी। जहाँ तक केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात है, तो उन दोनों को ही मैं बुक रीडिंग ही करवाऊँगी। ठीक है, केमिस्ट्री की भी बुक रीडिंग करवाऊँगी और बायोलॉजी की भी बुक रीडिंग करवाऊँगी, क्योंकि आई नो दैट कि बायो में से तो ख़ास तौर पर 70% बुक लाइन्स रिकॉल होती हैं। ठीक है, 70%। बाकी जहाँ तक केमिस्ट्री और फिज़िक्स की बात है, तो उसमें से बुक लाइन इतनी ज़्यादा रिकॉल नहीं होती हैं, बल्कि उसमें से कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। एक्चुअली फ़िज़िक्स में तो ख़ास तौर पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप MD कैट में, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं फ़िज़िक्स में, सिर्फ एक शर्त पे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है, उसकी बुक रीडिंग मैं इसलिए करवाऊँगी क्योंकि उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ उसमें ऐसे कैटलिस्ट होते हैं केमिकल रिएक्शंस की, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि बुक्स में से नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तो वन शॉट लेक्चर सीरीज़ में बुक से कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन फ़िज़िक्स अब आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपको बुक लाइन समझनी चाहिए, तो फिर मैं उसी हिसाब से चलूँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे नोट्स बनाऊँ जिसमें STB पे पूरा फोकस हो, STB की पूरी बात हो, साथ साथ PTB FTB के भी पॉइंट्स हों, तो फिर मैं अपने नोट से आप लोग को जो है वो पढ़ाऊँगी। ठीक है, अच्छा, ये मेरे नोट जो हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट न्यू बुक से ही बने हुए हैं, तो इसलिए फ़िक्र मत कीजिएगा कि मैं इसकी पुराने बुक के तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है। बिल्कुल ये अभी मैंने बनाए हैं, रिसेंटली कल ही ये नोट्स मैंने बैठ के बनाए हैं बुक से, तो इसलिए इस बात की भी बिल्कुल फ़िक्र नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बेटा लाज़मी बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।